हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। चुनाव आयोग ने 111 दलों को डी रजिस्टर करने का किया फैसला। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं थे ये दल। सेती जल विद्युत परियोजना पर भारत हुआ राजी। नेपाल की सेती नदी पर प्रस्तावित है योजना। 1 जुलाई से पूरी तरह बैन होगी सिंगल यूज प्लास्टिक। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जारी की सूची। पिछले साल ही सरकार ने दिए थे संकेत। गाला मिशन से जुड़ा तीसरा डेटा सेट जारी। तारों पर होने वाली अप्रत्याशित घटना स्टारक्विक्स का हुआ खुलासा। और 2 बैंकों समेत एनपीसीआई के आईटी रिसोर्सेज क्रिटिकल सोर्सेज इंफॉर्मेशन हुए घोषित। राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना है मकसद। अब नजर डालेंगे कुछ खबरों के विस्तारपूर्वक वर्णन की ओर। 111 जो राजनीतिक दल हैं उन्हें रजिस्ट्री से हटाने का चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। साथ ही राजनीतिक दलों का सक्रिय न होना वजह बताई जा रही है। राज्य प्रमुख चुनाव अधिकारी द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे थे ये दल। कुछ सत्यापन के लिए जारी किए गए कुछ पत्र गलत होने के कारण डाक विभाग द्वारा वापस कर दिए गए। राजस्व विभाग को 3 राजनीतिक दलों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए कानूनी कार्यवाही करने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि बीते महीने चुनाव आयोग ने अपने रजिस्टर से 87 ऐसे गैर मौजूद राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दल को सूचीबद्ध करने या सूची से हटाने के लिए भी अधिकृत है। इसके अतिरिक्त किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन सरकार पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देने से संबंधित शक्ति की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन कर राजनीतिक दलों को डी रजिस्टर करने की शक्ति को इलेक्शन कमीशन चाहता है। वित्तीय और अन्य अनियमितताओं में लिप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन लेना अब आसान हो जाएगा इस 111 राजनीतिक दलों को रजिस्ट्री को हटाने के बाद। अब बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, जिसमें नेपाल में स्थित सेती परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है। या कहें तो भारत के राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने यह सहमति प्रदान कर दी है। नेपाल की सेती नदी पर यह जल विद्युत योजना प्रस्तावित है। सेती जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। इस परियोजना की अनुमति या फिर कहें अनुमानित लागत जो है वो 6500 करोड़ रुपए भारतीय रुपए के रूप में है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने 1998 में लिया था सेती विद्युत परियोजना को तैयार करने का जिम्मा। फीडिंग का हवाला देते हुए इस कंपनी ने संबंधित करार को बीच में ही समाप्त कर दिया। साल 2012 में नेपाल सरकार एवं चीन की 3 गोर्जेस कॉरपोरेशन के बीच इस परियोजना पर पुनः कार्य पर सहमति बनी। उसी के साथ 2018 में चीन की कंपनी ने इस परियोजना पर कार्य करने से इनकार कर दिया। भारी संख्या में लोगों के विस्थापन और वित्तीय व्यवहारिकता की कमी को बताया था इसका कारण। इसके साथ ही नेपाल की विद्युत उत्पादन क्षमता जान लें कि 2000 मेगावाट है। गौरतलब है कि नेपाल अपनी क्षमता के मुकाबले केवल 900 ही मेगावाट की विद्युत उत्पादन करने में सक्षम है। फिर भी 364 मेगावाट यह भारत के लिए निर्यात करता है। अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें आप जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की 12वीं मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है। तो WTO की यह 12वीं मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जेनेवा में अब संपन्न हो चुकी है इस हफ्ते की न्यूज़ के अकॉर्डिंग। बैठक में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हासिल जीत कर ली है। इसके साथ ही मत्स्य पालन सब्सिडी पर रोक लगाने को भी अनुमति मिल गई है। अवैध और अनरेगुलेट्स मत्स्य पालन गतिविधियों पर अंकुश लगने वाला है। भारत सहित विकासशील देशों को मत्स्य पालन सब्सिडी में कुछ रियायतें भी प्रदान की गई हैं। कोई भी सदस्य देश मानवीय सहायता के लिए खरीदी जाने वाली खाद्य सामग्री पर किसी तरह का निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। WTO विश्व में मुफ्त व्यापार या फिर कहें मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। गौरतलब है कि वर्तमान में इसमें 164 सदस्य हैं जो कि अन्य देश हैं। मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस WTO का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। आमतौर पर हर 2 साल में यह बैठक होती है। WTO के सभी सदस्य मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। अब बात करें अर्थव्यवस्था की। हाल ही में RBI का एक बुलेटिन प्रकाशित हुआ, कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंसेस शीर्षक से यह लेख प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त लेख में भारत से लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए या फिर कहें 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर पोर्टफोलियो आउट
फ्लो का जिक्र इसमें हुआ है। कैपिटल आउटफ्लो की मात्रा जीडीपी की लगभग 3.2% है। पोर्टफोलियो आउटफ्लो के जीडीपी के 7.7% होने की संभावना भी जताई जा रही है। इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी लिक्विडिटी भंडार को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यह लिक्विडिटी भंडार आयात और ऋण सेवा के अलावा अस्थिर अर्थव्यवस्था को साधने में भी मदद करेगा। कैपिटल आउटफ्लो के कारण भारत सहित विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में गंभीर प्रभाव उत्पन्न होने जा रहे हैं। आरबीआई का यह अनुमान है। ब्लैक स्वान एक दुर्लभ बीमारी है, अचानक ऐसी होने वाली घटना जो समाज या दुनिया पर बड़ा प्रभाव डालती है। सैकड़ों साल पहले यूरोप के लोग ऐसा मानते थे कि स्वान यानी हंस सिर्फ सफ़ेद रंग के ही हो सकते हैं, लेकिन अचानक अब उन्हें काला हंस दिखाई दिया। तब इस घटना को बेहद ही अकल्पनीय माना गया। ब्लैक स्वान घटना का जिक्र निवेशक स्कीम निकोलस तालेब द्वारा साल 2001 में किया गया था। नसीम निकोलस ने साल 2007 में द ब्लैक स्वान नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। तो इस संपूर्ण घटना को ब्लैक स्वान इवेंट कहा गया है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में मंथली इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी की है मासिक आर्थिक समीक्षा। इस समीक्षा की रिपोर्ट में आर्थिक समृद्धि के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष जो अभी बहुत वैश्विक रूप से बड़े स्तर पर चल रहा है, मुद्रास्फीति को बढ़ाने का एक मुख्य कारण माना गया है। समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख देशों के बीच भारत के लिए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने के संकेत दे रहा है। डीजल और पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क में कटौती से भारतीय राजस्व बहुत प्रभावित हुआ है। आप जानते हैं हाल ही में राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों तथा सभी प्राप्तियों से है। कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो व्यय और प्राप्तियों के इस अंतराल को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है। राजस्व घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल हैं जिससे भारत की वर्तमान आय और व्यय प्रभावित होते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में कुछ बात करते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधित्वों की संख्या बढ़ाने की योजना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का विस्तार और पुनर्गठन करना इसका लक्ष्य रहेगा। मंत्रालय का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए अधिकारियों की सिफारिशों में तेजी लाना है। वित्तीय संस्थानों के शीर्ष स्तर पर भर्ती को तेज करने के लिए निकाय को सशक्त बनाना भी इसका लक्ष्य रहेगा। मंत्रालय आने वाली महीनों में नए सदस्यों की पहचान व ब्यूरो का पुनर्गठन कर सकता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2014 में गठित पीजे नायक समिति की सिफारिश के आधार पर 2016 में हुई थी। इसकी स्थापना सामान्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो इंद्रधनुष योजना का एक भाग है। यह एक स्वायत्त निकाय है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर अधिकारी कार्यकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। अब बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक की, जो कि इंडिया में 1 जुलाई से बैन होने वाला है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो बैन लगेगा ये कम उपयोगिता और कचरा उत्पन्न करने वाले प्लास्टिक पर लगेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, बिक्री, इन सब पर यह प्रतिबंध लगेगा। इसमें आपके पास कई प्रकार के प्लास्टिक आते हैं, प्लेट, कप, ग्लासेस, ये सब इसमें आ जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक जिनकी 100 माइक्रोन से कम, पीवीसी, बैनर और सजावट के लिए जो पॉलीस्टीरीन यूज़ होते हैं वो भी इसमें आते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो एक बार उपयोग लाने के बाद फेंक दी जाती हैं। ये प्लास्टिक से बने हुए ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध जारी किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी की गई। गौरतलब है कि इस नोटिफिकेशन में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात शामिल थी। पर्यावरण की परिस्थिति की ओर नजर डालते हुए बेरेंट्स सी वार्मिंग अब ग्लोब पर 7 गुना ज़्यादा है। यह संभावना जताई जा रही है। एनएमआई का साइंटिफिक जर्नल में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। उत्तरी बेरेंट्स सागर के तेजी से गर्म होने का इसमें दावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त आर्कटिक के अन्य क्षेत्र की तुलना में लगभग 2.5 गुना, जबकि दुनिया के बाकी हिस्से के मुकाबले 7 गुना दर से अधिक तेजी से यह गर्म हो रहा है। यह संभावना जताई जा रही है। उत्तरी बेरेंट्स सागर पश्चिम में नॉर्वेजियन और ग्रीनलैंड सागर से, उत्तर में आर्कटिक सागर तथा पूर्व में कारा सागर से घिरा है। इसके अतिरिक्त आर्कटिक क्षेत्र में इस तरह की भीषण गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की यह घटना न केवल उत्तरी ध्रुव बल्कि
पृथ्वी के अन्य हिस्सों में भी उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को उजागर करती है। आर्कटिक क्षेत्र में तापन की क्रिया दुनिया में अन्य हिस्सों की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक रहती है। तापन का कारण समुद्री बर्फ के पिघलने से फीडबैक लूप का बनना और पानी का तेजी से गर्म होना है। जैसे जैसे आर्कटिक क्षेत्र गर्म होता है वैसे वैसे यहाँ पर मौजूदा समुद्री बर्फ पिघलने लगती है, नीचे की सतह को एक्सपोज करती है। एक्सपोज हुई समुद्री सतह अधिक ऊर्जा को अवशोषित करके जल के तापमान में वृद्धि कर देती है। अधिक समुद्री बर्फ पिघलने से एक फीडबैक लूप का निर्माण होता है। पिछले 20 वर्षों में स्वालबर्ड उत्तर पूर्वी क्षेत्र के औसत तापमान में लगभग 5 डिग्री सी से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वालबर्ड आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है, साथ ही यह नॉर्वे का उत्तरी हिस्सा भी है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की घटना उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में अधिक चरम मौसमी दशाओं का कारण बन सकती है। अब बात करें गाइया स्पेस मिशन की, तो यह स्पेस मिशन ESA द्वारा तीसरा डेटा सेट जारी किया गया है। इससे स्टारक्वेक्स स्टार्स के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानकारी मिलेगी। गौरतलब है कि मिल्की वे आकाशगंगा के 1% या 1 बिलियन सितारों का सर्वेक्षण कर इसका सबसे सटीक और पूर्ण 3D मानचित्र बनाना इस मिशन का उद्देश्य रहेगा। इस मिशन से जुड़े डेटा को 4 चरणों में जारी किया जाएगा। इस मिशन से जुड़ा पहला डेटा सेट वर्ष 2016 में, दूसरा डेटा सेट 2018 में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में इस मिशन से जुड़ा तीसरा डेटा सेट जारी हुआ है। मिशन से जुड़ा चौथा या अंतिम डेटा सेट वर्ष 2030 में जारी किया जाएगा। इस मिशन की स्टार मैपिंग प्रोब ने एक अप्रत्याशित घटना स्टारक्वेक्स का पता लगाया है। हाल ही में ये स्टारक्वेक्स तारों की सतह पर बड़े पैमानों पर देखने की बात कही जा रही है। यह एक तरह के कंपन ही है। इनकी तुलना पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंपों से भी की जा सकती है। तीसरा डेटा सेट संपूर्ण मिल्की वे आकाशगंगा का रासायनिक मानचित्र भी पेश करता है। इसमें लाखों तारों की रासायनिक संरचना, आयु, द्रव्यमान, रंग, चमक, वेग, तापमान और स्थिति को दर्शाया गया है। तारों की रासायनिक संरचना एवं संगठन से उसमें मौजूद सभी प्रकार के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस जानकारी की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा तारा किस आकाशगंगा में उत्पन्न हुआ। इस जानकारी की मदद से तारों की रासायनिक संरचना एवं संगठन से विभिन्न आकाशगंगाओं के बीच तारों के प्रवास की भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त डेटा सेट ने मिल्की वे आकाशगंगा के 8 लाख से अधिक बाइनरी स्टार सिस्टम की स्थिति, दूरी, कक्षाओं और द्रव्यमान का खुलासा किया। बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे समूह होते हैं। ये दोनों तारों समूह एक साझा केंद्र के चारों ओर एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। डेटा सेट में हमारे सौरमंडल के 1,56,000 से अधिक क्षुद्र ग्रहों की एक सूची भी शामिल है। सूची में क्षुद्र ग्रहों के द्रव्यमान, संरचना, रंग आदि की जानकारी दी गई है। अब बात करें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। डेटा सुरक्षा को लेकर MEITY बड़ी पहल। मुख्य रूप से बैंकिंग डेटा को इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ICICI, HDFC, NPCI आदि बैंकों में यह घोषित हो गई है। ITX 2000 में CII कंप्यूटर रिसोर्स के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि को गंभीर खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार किसी भी डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित कर सकती है, यानी कि उसे घोषित किया जा सकता है। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी प्रोडक्ट सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि IT या कंप्यूटर रिसोर्सेज देश के बुनियादी ढांचे से जुड़े अनगिनत महत्वपूर्ण संचालनों की रीढ़ है और ये अभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके चलते किसी भी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान आने पर इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। पावर ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी की विफलता से स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक बाधा उत्पन्न हो सकती है। दुनिया भर की सरकारें अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2014 में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर स्थापित किया। आपको बता दें कि देश में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। NCIIPC क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अनऑथराइज्ड पहुंच, मॉडिफिकेशन, यूज, डिस्क्लोजर आदि से बचाए रखता है और इसका योगदान दिशा निर्देशों को देने में भी है। अब बात करते हैं एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट की। UNHCR की ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2021 रिपोर्ट
कहती है कि 2021 में 89.3 मिलियन लोग अपना घर छोड़ दूसरी जगह पर विस्थापित हुए या फिर वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। लगभग 23.7 मिलियन लोग केवल जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के चलते देशों के भीतर विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के चलते सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन चीन में हुआ। इसके अतिरिक्त क्रमशः फिलीपींस और भारत ने स्थान इसमें लिया है। वर्ष 2021 में चीन में लगभग 7 मिलियन के करीब लोग विस्थापित हुए। भारत में लगभग 5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में होने वाले आंतरिक विस्थापन में 23% की गिरावट हुई है। इनमें से अधिकांश विस्थापन अस्थायी हैं। दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या वर्ष 2021 के अंत तक बढ़कर 21.3 मिलियन हो गई है, जो कि वर्ष 2020 में 20.7 मिलियन थी। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जबरन विस्थापित समुदायों और स्टेटलेस लोगों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने में यह मदद भी देता है। इसकी स्थापना 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते यूरोप में हुए बड़े पैमाने पर विस्थापन के मद्देनज़र हुई थी। अब बात करते हैं 2030 की रिन्यूएबल कैपेसिटी गोल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पवन और सौर ऊर्जा क्षमता इंडिया में इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इसमें 200 बिलियन तक के निवेश की ज़रूरत रहेगी 2030 तक। गैर जीवाश्म क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का इनका लक्ष्य रहेगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी विभिन्न जल आपूर्ति या फिर कहें बिजली की आपूर्ति का आधा हिस्सा गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अक्षय ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की ज़रूरत है। अगले 8 वर्षों में केवल सौर और पवन क्षमता इंस्टॉलेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को 223 बिलियन के निवेश की ज़रूरत है। भारतीय कंपनी की कॉरपोरेशन प्रतिबद्धता 500 गीगावाट के संचयी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता निर्माण के लक्ष्य का 86% हासिल करना इसका लक्ष्य रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं भूमि अधिग्रहण, भुगतान में देरी, बढ़ती ब्याज दरें और रुपए में होने वाली गिरावट। उच्च मुद्रास्फीति भी इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। आपको बता दें कि वर्ष 2021 तक भारत में लगभग 165 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता पहले से ही स्थापित है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य भी रखा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दक्षिण कोंकण रेलवे मार्ग के 100% विद्युतीकरण को राष्ट्र के नाम पर समर्पित किया। बता दें कि कोंकण रेलवे मार्ग की लंबाई 741 किलोमीटर है। इसका संचालन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कोंकण रेलवे मार्ग का मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को द्वारा मंगोलिया के खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने यह निर्णय मैन ऑन बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान दिया। बता दें कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का आयोजन फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुआ। खुब्सगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुब्सगुल में रूस की सीमा के साथ अवस्थित है। यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाल ही में राज्य में एक दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई बर्मा गोप्स चोकुलेंसिस को पहली बार देखा गया। ध्यान दिला दें कि बीते समय में असम में भी एक ड्रैगनफ्लाई की नई प्रजाति देखी गई थी। केरल के कोट्टियूर से रिकॉर्ड की गई खोज की पुष्टि त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटीज़ के आडोनाटा रिसर्च ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऑडोनेट विशेषज्ञ विनियन पी द्वारा दिया गया यह आश्वासन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बीते दिनों राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी एनम इथुन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का मकसद प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने की कमी को दूर करना है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करना है और एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अंतर्गत 16 लाख छात्रों को लाभान्वित किया जा सकेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी और हिमाचल प्रदेश के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से शिमला में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किया। भारत सहित 15 देशों के 425 से अधिक
लेखक, लेखिकाएं, अनुवादक, आलोचक आदियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें कि उन्मेष महोत्सव देश का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले में की गई। इसका मकसद बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है और राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। भारतीय महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलान बाटर में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार में भाग लिया। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा भारत से भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र अवशेषों को भी उलट-बटोर में आयोजित प्रदर्शनी में रखा गया था। यूनेस्को द्वारा एनसीईआरटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को साल 2021 के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है। इसे यह पुरस्कार स्कूली शिक्षा में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए दिया गया है। बता दें कि पीएम ई विद्या कार्यक्रम को मई 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को समाहित करता है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया पोर्टल का शुरुआत किया गया। यह 38वां संस्करण रहेगा। 13 से 24 जून के बीच आयोजित यह संस्करण किया गया। यह अभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर KRI में आयोजित किया गया। बता दें कि दोनों नौसेनाएं 2002 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा सहित हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से कोऑर्डिनेट पेट्रोल अभ्यास कर रही है। बीते दिनों फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने भारत के GSAT-24 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। बता दें कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टेलीविजन सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए भारतीय उपग्रह GSAT-24 का निर्माण किया था। GSAT-24 अखिल भारतीय कवरेज वाला 24 KU बैंड संचार उपग्रह है। इस उपग्रह की आयु 15 साल तक की रखी गई है। तो अब हमें दीजिए